ओके जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जी। सबसे पहले जो बात आप लोगों ने याद रखनी है और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लाइट की वेव नेचर को कंफर्म करता है। ये MCQs आ जाया करता है जी। अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखूं तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। ये मैंने सोर्स ऑफ लाइट बना दिया। इस सोर्स ऑफ लाइट की क्या खूबी होनी चाहिए? इस सोर्स ऑफ लाइट की जो सबसे पहली खूबी होनी चाहिए वो ये है कि दिस शुड बी मोनोक्रोमैटिक सोर्स। ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स हो। सर मोनोक्रोमैटिक सोर्स क्या होता है? मैंने यहाँ पर साइड पर लिखा है मोनोक्रोमैटिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमैटिक मीन्स कलर। तो ऐसी लाइट जिसका सिंगल कलर हो, सेम कलर हो, एक ही कलर हो, दैट वुड बी नोन एज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। और उसका जो सोर्स होगा वो क्या कहलाएगा? मोनोक्रोमैटिक सोर्स। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क्स के लिए। अ सोर्स विच emits light of point to be noted please same wavelength is known as monochromatic सोर्स, सेम वेवलेंथ। ओके जी। तो ये आपके पास मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। इसमें से लाइट निकलेगी, वेव फ्रंट की शक्ल में लाइट निकलेगी और ये लाइट ऐसे आगे ट्रैवल करेगी। यहां पर हमने एक स्क्रीन रख दी है। अब इस स्क्रीन में हमने 2 छोटे छोटे से सुराख कर दिए हैं। ये जो छोटे छोटे सुराख हैं इनको स्लिट्स कहा जाता है। ये स्लिट है और ये भी स्लिट है। इसको स्लिट S1 कह दिया, इसको स्लिट S2 कह दिया। जब ये लाइट ट्रैवल करेगी और लाइट ट्रैवल करते हुए इस स्क्रीन के ऊपर फॉल करेगी तो ये जो लाइट है इन स्लिट्स में से निकलेगी और निकलने के बाद ऐसे जो है वो स्प्रेड कर जाएगी। बेंडिंग के बाद डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा और लाइट स्प्रेड कर जाएगी और स्प्रेड करने के बाद लाइट ऐसे इस तरह आगे तरफ ट्रैवल करेगी। अब यहाँ से जो निकलने वाली लाइट है वो इस तरह ट्रैवल कर रही है और इस सोर्स से निकलने वाली लाइट जो है वो इस तरीके से आगे ट्रैवल कर रही है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब ये दोनों जो सोर्स स्लिट्स में से निकलने वाली लाइट्स आगे ट्रैवल करेंगी तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहाँ पर इन दोनों वेव्स का आपस में इंटरेक्शन होगा। मसलन ये पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं और थ्रू आउट जहाँ तक ये जाते जाएंगे ये वेव्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद हमने एक स्क्रीन आगे सामने रख दी है। वहाँ पर ये जाके जो है वो आपस में जब मिलने के बाद जब उसके ऊपर फॉल करेंगी तो आपको उसमें डिफरेंट कलर के बने हुए पैचेस नज़र आएंगे। आपको डिफरेंट कलर के पैचेस नज़र आएंगे। उन पैचेस में से कुछ डार्क कलर के होंगे और कुछ ब्राइट कलर के होंगे। कलर कौन सा होगा ये डिपेंड करता है लाइट कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं। जो डार्क पैचेस हैं उनको हम बोलते हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दीज डार्क पैचेस आर नोन एज मिनिमा। इनको हम मिनिमा कहेंगे। और जो ब्राइट पैचेस हैं दीज आर नोन एज मैक्सिमा। स्टूडेंट्स डेरिवेशन करने से पहले कुछ बातों का पता होना आपको जरूरी है कि ये जो टर्म मिनिमा है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को।
और ये जो टर्म मैक्सिमा है ये रिप्रेजेंट करती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होती है कि जब दो वेव्स ट्रैवल कर रही हों और जिस भी जगह पर वो जाके आपस में मीट करें, अगर एक वेव का क्रस्ट बने तो दूसरी का नीचे क्या बन रहा हो, ट्रफ बन रहा हो, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, तो आपके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर लाइट इस तरह ट्रैवल कर रही है कि अगर एक वेव का क्रस्ट है तो नीचे वाली वेव का भी क्या हो, क्रस्ट हो, और इसी तरह अगर एक ऊपर वाली वेव का ट्रफ है तो नीचे वाली वेव का भी क्या हो, ट्रफ हो, ये आपस में जब मिलेंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देती हैं, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो गया, क्या बना, मैक्सिमा बना, और कौन सी इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, किस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो स्टूडेंट्स ये बात भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है क्योंकि हमने इस कैलकुलेशन में यूज करनी है। आइदर देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। It depends on point to be noted place, path, difference of वो जो दो वेव्स आपस में मीट कर रही हैं, इन दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स अगर जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, अगर इस पाथ डिफरेंस को सपोज मैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर दूं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल हो, अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल हो तो हम बोलेंगे कौन सी इंटरफेरेंस हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर यही पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो, लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो, तो फिर कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर आप इसको ओपन करोगे तो कम से कम वैल्यू लैम्डा बाय 2 आएगी, m की वैल्यू जब आप 0 यूज करोगे, अगर मैं m की वैल्यू 1 यूज करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा बाय 2, अगर 2 यूज करो तो ये आ जाएगी 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल, क्योंकि इधर क्या आ गया 1, 1 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद, तो ये लैम्डा बाय 2 के कौन से मल्टीपल हैं, ऑड मल्टीपल। अगर तो बेटा पाथ डिफरेंस इस कंडीशन को मीट करे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और अगर पाथ डिफरेंस इस कंडीशन को मीट करे तो फिर कौन सी इंटरफेरेंस होगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रही है तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, मैक्सिमा, या मैक्सिमा का दूसरा नाम क्या रखा, ब्राइट फ्रिंज। और अगर ये कंडीशन मीट कर रही हैं तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में बेटे क्या बनेगा, मिनिमा, और मिनिमा को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, डार्क फ्रिंज से। बेटे बात की समझ आई है, तो ये पॉइंट भी आपने जो है वो याद रखने हैं, ये हमारी कैलकुलेशन में यूज होंगे। इज दैट क्लियर जी, किसी बच्चे को कोई मसला। अच्छा अब आगे चलते हैं जी, अब आ जाते हैं हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन के लिए मैं डायग्राम दोबारा ड्रा करूंगा।
अब ये जो मैंने मॉडल ड्रा किया है, आपकी बुक वाले ने पहले ये डायग्राम बनाई है, ये मॉडल यूज किया है कि जब लाइट ट्रेवल कर रही है वेव फ्रंट की शक्ल में, किसकी शक्ल में, लेकिन अगर हम यही डायग्राम कैलकुलेशन करने के लिए यूज करेंगे तो ये डायग्राम रफ हो जाती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसको डील करना इतना आसान नहीं होता। तो अपनी कैलकुलेशन के लिए हम ये वाली डायग्राम नहीं बनाएंगे, बल्कि वी विल यूज रे डायग्राम। बेटा कौन सी डायग्राम यूज करेंगे, रे डायग्राम यूज करेंगे। अब रे डायग्राम को बनाने के लिए मैं दोबारा यहां पर डायग्राम ड्रा करूंगा। फर्ज कीजिए ये आपके पास एक स्क्रीन है, इसमें ये एक स्लिट है और इसमें ये दूसरी स्लिट है, ये आपके पास आ गई, और ये है आपके पास स्क्रीन। ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, ये स्लिट्स का सेंटर है, और सेंटर से अगर ये लाइन निकाल लूं तो मैं कहता हूं ये स्क्रीन का भी सेंटर है। ठीक है, अब ये जो स्लिट है इसमें से लाइट निकल रही है और लाइट स्प्रेड कर रही है स्क्रीन के ऊपर, इसको मैं स्क्रीन कह देता हूं। हाँ, इन स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको उसने Y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको बेटे हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्क्रीन का सेंटर है, इसको मैंने O से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो लाइट है ये लाइट ट्रैवल करेगी और स्क्रीन के ऊपर जाके फॉल करेगी, और इस पूरी स्क्रीन के ऊपर डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस अल्टरनेट वे में बनेंगे। लेकिन एक ही वक्त में स्टूडेंट्स पूरी स्क्रीन को डील करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए हम सिर्फ एक पॉइंट ले लेंगे और उस एक पॉइंट को लेट से मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि सिर्फ यहीं पर स्लिट्स बन रही हैं और किसी दूसरी जगह पर नहीं बन रही, दूसरी जगह पर भी बन रही हैं। और सर यहीं पर हमने क्यों लिया है, इधर क्यों नहीं लिया, या इधर क्यों नहीं लिया, या इधर क्यों नहीं लिया? बेटा जिस मर्जी स्पॉट पर आप चाहो तो रख के उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। हम सिर्फ आपकी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आपकी बुक वाले ने ये पॉइंट लिया इसलिए हम भी ये पॉइंट ले रहे हैं। तो इस S1 स्लिट से जो निकलने वाली लाइट है, अब मैं उसको वेव फ्रंट की शक्ल में ड्रा नहीं करूंगा, मैं उसको रे की शक्ल में ड्रा करूंगा, और रे जो है वो ऐसे ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट पर मिलेगी। लेट्स से इसको मैं रे 1 कह देता हूं। और स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह इस S2 सोर्स से भी लाइट निकलेगी और वो भी रे की शेप में ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट पर जाके मिलेगी। अब ये दोनों जो रेज हैं वो इस पॉइंट P पर जाके मिल रही हैं। इसको रे 1 कह लीजिए और इसको आप रे 2 कह लीजिए। एक रे 1 हो गई और दूसरी रे 2 हो गई। बात की समझ आई है? ठीक है, अच्छा अब इस P पॉइंट पर क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा? तो मैंने अर्ज किया कि ये डिपेंड करता है दोनों रेज के पाथ के डिफरेंस पर। अगर पाथ का डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल है तो मैक्सिमा बनेगा, और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम दोनों के लिए कैलकुलेशन करेंगे। हम पहले सपोज कर लेते हैं कि मैक्सिमा बन रहा है, उस मैक्सिमा के लिए हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम ये कंसीडर करेंगे कि मिनिमा बन रहा है, फिर मिनिमा के लिए हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। इज दैट क्लियर जी? तो मैं अपनी कैलकुलेशन का आगाज कर रहा हूं। लेट एट P मैक्सिमा, मैक्सिमा का दूसरा नाम क्या है, ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म। फर्ज कीजिए पॉइंट P पर मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अब अगर मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज बन रही है, दिस मीन्स दैट पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 रे 2 must be equal to multiple of lambda।
क्योंकि मैक्सिमा बन रहा है और मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 और रे 2 किसका मल्टीपल होना चाहिए? लैम्डा का। ये हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर लिया है। अब हमारी सारी कैलकुलेशन किस चीज के ऊपर बेस करती है? हमारी सारी कैलकुलेशन इस फैक्ट के ऊपर बेस करेगी कि हमने रे 1 और रे 2 के दरमियान क्या कैलकुलेट करना है? पाथ डिफरेंस। बेटा क्या कैलकुलेट करना है? अच्छा, अब जरा डायग्राम के ऊपर आ जाइए। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रे 1 है, ये रे 2 है, ये दोनों एक ही पॉइंट पर जाके मीट कर रही हैं। दोनों का जो मीट करने वाला पॉइंट है वो सेम है, लेकिन सब स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है, आप सब देख रहे हो कि जो रे 2 है वो ज्यादा पाथ कवर कर रही है रे 1 के मुकाबले में। इसकी एग्जांपल ऐसे लीजिए कि जैसे मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में से कोई 2 क्लास फेलो ऐसे हैं जो एक ही गली में से आते हैं। अब दोनों ने एक ही कॉलेज में आना है, एक ही क्लास में आना है, लेकिन एक का घर उसी गली में थोड़ा सा आगे है और दूसरे का घर उसी गली में थोड़ा सा पीछे है। तो डेफिनेटली जिसका घर पीछे है वो दूसरे दोस्त की निस्बत ज्यादा पाथ कवर करके आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज में आए हैं उन दोनों ने जो है वो पाथ जो कवर किया है उसमें थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस है। तो उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज पाथ डिफरेंस। बेटा क्या कह देते हैं? तो इसी तरह रे 1 और रे 2 के दरमियान भी पाथ का डिफरेंस है। उस पाथ के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बड़ी सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे। फर्स्ट करेंगे पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है आपका। हम यहां से पॉइंट ए से एक वेरी मच स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे जो कि पॉइंट रे 2 को आके टच करेगी और जिस पॉइंट पर टच करेगी उसको हम सी कह देंगे। और ये जो पॉइंट सी है ये अगर गौर करेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो पॉइंट ए के सामने होगा। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है, जो मुझे समझ आ रही वो ये कि अगर पॉइंट बी, ये सोर्स S2 जो है ये पॉइंट बी की जगह पॉइंट सी पर होता तो सी और ए का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। एक्सीलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो रे 2 ने पाथ कवर किया है एक्स्ट्रा 1 के मुकाबले में वो कितना कवर किया है? बी से सी तक। बेटे बात की समझ आई है? लीजिए अगर समझ आ गई तो मैं इधर लिख देता हूं कि फ्रॉम फिगर पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 इज इक्वल टू, जी बेटे किसके इक्वल है? बी सी की। रे 1 और रे 2 के दरमियान पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है? स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक एंगल ड्रा कर देता हूं, इसको मैं थीटा कह देता हूं। इसको मैं क्या कह देता हूं? थीटा। स्लिट S1 और S2 के दरमियान डिस्टेंस को गालिबन उसने D से रिप्रेजेंट किया। प्लीज देखिए इसको, प्लीज करेक्शन कर लीजिए। दिस इज D। ठीक है, तो बेटा ये मैंने एंगल ड्रा कर दिया। अब गौर कीजिए ये ABC ये एक ट्राइंगल बन गई है। क्या बन गई है? मैं बात को समझने के लिए मैं इसको जरा सेपरेट ड्रा कर देता हूं। This is your A point, this is B, this is C. This is angle theta. बेटा A और B के दरमियान डिस्टेंस क्या है? D. आपको पता है कि एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेटा ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। अब अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूं फ्रॉम ट्राइंगल BAC, BAC ट्राइंगल में साइन थीटा अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? बेटे वो इक्वल होगा BC
ओवर ए बी के। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बाय डेफिनेशन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर, ठीक हो गया। हेयर साइन थीटा इज इक्वल टू, जी बी सी की वैल्यू क्या है बेटे? बी सी को कैलकुलेट करना है, ए बी की वैल्यू क्या है? डी है, तो बी सी वुड बी इक्वल टू डी साइन ऑफ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर। जी समझ आ गई सबको? अच्छा, हम आगे चलेंगे। Comparing equation 2 and 3. And equation 3, हमारे पास क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस between ray 1 is equal to BC, which is equal to D sin थीटा। और ये किसके इक्वल आ रहा है? D sin थीटा। समझ आ गई बात की? ये D sin थीटा की। ओके जी। एंड अच्छा जी, अब कंपेयरिंग इक्वेशन फोर एंड 1, तो B जो कि D साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा? M लैम्डा। देखिए ज़रा इक्वेशन 1 और 4 देख लीजिएगा। इक्वेशन 1 में क्या था? पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 किसके इक्वल था? एम लैम्डा के। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 किसके इक्वल आ गया? डी साइन थीटा। तो फिर डी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? एम लैम्डा। इज दैट क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा मैथमेटिकल स्टेप हमें अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, सब बच्चे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो सेंटर है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा और वो पॉइंट P तक जाएगी। इस पॉइंट को आप, इसको P का है, इसको सपोज आप Q पॉइंट कह लीजिए, और P और O के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको बेटे मैं Y से रिप्रेजेंट करूँगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? Y से। और मैं यहां पर भी एक एंगल ड्रा करूंगा, इस एंगल को भी हम थीटा कहेंगे। और ये बात जहन में रखिएगा कि ये बनने वाला एंगल थीटा और ये वो बनने वाला एंगल थीटा टेक्निकली दोनों आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। चूंकि ये जो रेज है, रेज के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है, हम ज्योमेट्री को आसान करने के लिए एंगल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज इन एंगल की वैल्यूज बड़ी छोटी होती है। तो आपके पास एक और ट्राइंगल आ गई, OQP ट्राइंगल। अच्छा, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये हम कैलकुलेटर से इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू बड़ी छोटी है तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा। ठीक है, सो इक्वेशन 5 becomes d tangent theta is equal to m lambda. From
ट्राइंगल, जो मैंने नई ट्राइंगल बनाई थी, डायग्राम की तरफ देखिएगा जी, क्या है बताएंगे कौन सी ट्राइंगल है? ओ क्यू पी, शाबाश, वेल डन। इस ट्राइंगल से अगर मैं टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करूं तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ओ पी ओवर बेस क्या है? क्यू ओ। थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट थीटा जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? ओ क्यू की, ओ पी की वैल्यू वाई, क्यू ओ की वैल्यू क्या है? एल। बेटा देखिए, ये आपके पास Q इस पॉइंट पर है, O इस पॉइंट पर है, स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस क्या है? L। तो हम कहेंगे Q और O की वैल्यू क्या है? L। और सेंटर से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? Y। उसको OP से रिप्रेजेंट किया, उसकी वैल्यू Y है। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। यूजिंग इक्वेशन 7 in equation 6 we have d y over L is equal to m lambda। टेंजेंट थीटा की जगह बेटे y over L आ गया, d as it is y over L is equal to m lambda। this implies that y is equal to m L lambda ओवर डी। सर ये आपने क्या किया? देखें बेटे बड़ा सिंपल है, एल इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, डी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। यूज हो रहा है नहीं? अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। y जो है वो स्क्रीन के सेंटर से स्लिट का डिस्टेंस है, स्क्रीन के सेंटर से उसका मैक्सिमा का डिस्टेंस है। अब बेटा ये जो मैक्सिमा इधर बन रहा है, इसको अगर हम नंबरिंग करें तो ये अगर फर्स्ट मैक्सिमा है तो इसके बाद वाला बनने वाला क्या होगा? सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। और अगर आप सपोज यहां पर ये पॉइंट लेते हो तो वो अगर उस मैक्सिमा को अगर आप 1 कहोगे तो उससे ऊपर वाला 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो इस मैक्सिमा का कोई ऑर्डर है, नंबरिंग है इसकी। तो मैं कह देता हूं लेट से यहां पर बनने वाला मैक्सिमा जो है वो mth मैक्सिमा है। कौन सा मैक्सिमा है? mth। तो फॉर नेक्स्ट मैक्सिमा अगले मैक्सिमा के लिए y m+1 आ जाएगा बेटे। क्यों? क्योंकि अगर ये मैक्सिमा लेट से 5th नंबर मैक्सिमा है तो आगे वाला क्या होगा? 6 होगा। और अगर ये 6 है तो आगे वाला, और अगर सपोज ये फर्स्ट है तो आगे वाला, मतलब जो नेक्स्ट मैक्सिमा होगा वो पीछे वाले से +1 होगा ना, तो इट वुड बी m+1 L lambda over t। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9। अब बेटा कुछ भी नहीं करना, हमने इक्वेशन 8 को इक्वेशन 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। आई विल गेट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 9। सो वी हैव डेल्टा y इज इक्वल टू y m+1 माइनस y m। ठीक है, 9 इक्वेशन में y m+1 था, डेल्टा y वुड बी इक्वल टू जी m+1 की वैल्यू क्या है? m+1 L lambda over d माइनस mL lambda over d। बेटे इसको ओपन करें तो आपके पास क्या बन रहा है? mL lambda over d, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस L lambda over d माइनस mL lambda over d। तो ये इससे क्या हो गया? सो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा y इज इक्वल टू L lambda over d। डेल्टा y इज इक्वल टू L lambda over d। और ये जो डेल्टा y है, दिस इज नाउन एज, स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज नाउन एज फ्रिंज
स्पेसिंग। और मैक्सिमा के लिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive maxima is known as fringe distance between two consecutive maxima is known as a fringe spacing। बेटा ये डेफिनेशन याद रखनी है, ये 1 मार्क के लिए या 2 मार्क्स के लिए ये आ जाया करती है। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। थैंक यू सो मच। आज की कैलकुलेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिनिमा के लिए अपनी कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू जी।